नमस्कार, मैं पुनीत। आज 1 महीने के बाद कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज़ को लेके हम आपके सामने हैं। 2 या 3 स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेरीज़ लास्ट 1 मंथ में पूछी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी थी, जिसको लेके मुझे लगा कि आप लोगों के सामने आना चाहिए। स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर, आपके बैच में 500 स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ सेम हैं, सेम से मतलब वही फैकल्टी 500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, कंटेंट 500 स्टूडेंट्स का सेम है, सभी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, बट रिज़ल्ट सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि रिज़ल्ट्स सेम टीचर होने के बाद भी, सेम कंटेंट होने के बाद भी डिफ़र करता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि सब कुछ अगर सेम है फिर भी रिज़ल्ट, उसका आउटकम डिफ़र हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चंस को सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, है ना। इसका आंसर देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, जितना भी सीमित एक्सपीरियंस मेरे पास है उसके बेसिस पर। देखो बच्चों, ये बात सही है कि कंटेंट सेम है, फैकल्टी सेम है। यहाँ स्टूडेंट 500 की बात नहीं, अगर 5 लाख भी स्टूडेंट होंगे तो आउटकम्स, उनका रिजल्ट अलग अलग ही आएगा, है ना। वो कॉन्फिडेंस होता है कि आपका रिज़ल्ट कभी सेम आ जाए, अदरवाइज़ सबका रिज़ल्ट अलग अलग आने की फुल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और ये डिफरेंस होता है आपके ऑब्जर्वेशन पावर के कारण। अब ये ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। एक बार कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च हेड के पास जाते हैं, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि सर, हमको रिसर्च करनी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, जो भी उनका टॉपिक होगा, कि हमें रिसर्च स्टार्ट करनी है आपके लीडरशिप में। रिसर्च हेड काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन था, उसने उनको कहा कि ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। रिसर्च हेड उनको एक गधे के पास ले जाता है, और 4 लोग थे जो रिसर्च करना चाहते थे कि आप ऐसा कीजिए, इस गधे को ढंग से देखिए और इसके जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो मुझे बताइए। अब चूँकि स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़े से शैतान भी होते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स बोला कि सर, इसकी तो 4 टांगे हैं, तो रिसर्च हेड गुस्सा हो जाता है कि ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। सेकंड स्टूडेंट बोलता है कि सर, इस गधे का मुंह तो गधे जैसा है, तो रिसर्च हेड कहता है, सब साले, जब गधा है तो गधे जैसा ही होगा, इसमें क्या है ना। तीसरा कहता है कि सर, इसके एक पूंछ है। अब रिसर्च हेड को गुस्सा आ जाता है कि ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप अगले 7 डेज़ तक ऑफिस आइए, 9 to 6 इसका एनालिसिस कीजिए, और आप जो फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं वो फाइंडिंग्स मेरे पास लेके आइए। अगर मुझे लगता है कि आपकी फाइंडिंग सही है तो मैं आपको रिसर्च को कंटिन्यूशन करने की परमिशन दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। अब 7 डेज़ तक वो चारों फ्रेंड्स उसका ऑब्जर्वेशन करते रहे, उसको देखते रहे। लेकिन हाँ, जब उन्होंने इस चीज़ पर एनालिसिस करना चालू किया तो एक स्टूडेंट ने गधे के खाने के पैटर्न पर ऑब्ज़र्व किया कि ये कब खाता है, इसको कब भूख लगती है, कितना खाता है। इस तरीके से लगभग 8 या 10 फाइंडिंग्स उसने फाइंड आउट की। सेकंड ग्रुप ने या सेकंड स्टूडेंट ने गधे के सोने पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, तीसरे ने गधे के बोलने पर, उसके जो है कि वो जब खुश होता है तो कैसी आवाज़ निकालता है, कहने का मतलब गधे के साउंड्स पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसके आउटकम्स निकाले। ठीक है, और चौथे स्टूडेंट ने उसके सोने पर फाइंडिंग्स आउट की। उसके बाद उन्होंने ये फाइंडिंग्स अपने रिसर्च ग्रुप के सामने रखी। ठीक है, तो रिसर्च हेड काफ़ी खुश हुआ, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आप रिसर्च के लिए रेडी हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से मतलब ये है कि जो चीज़ सामान्य पर्सन्स को दिखाई नहीं दे रही है, एक डीप कॉन्सेंट्रेशन से, एक डीप वर्किंग से आप उस ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने उस सोने के पैटर्न्स को देखा उस गधे के 7 डेज़ तक, तो आपने मालूम किया कि ये कब सोता है, कब जागता है, कब ये कितना खाना खाता है, क्या खाता है। ये सामान्य आंखों से आप नहीं देख पाते हैं, मतलब आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ा है। यही है ऑब्जर्वेशन। तो हर स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन पावर अलग अलग होती है। अगर मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ा दूंगा तो उसकी समझने की शक्ति अलग अलग है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स भी अलग आएंगे।
आप कभी भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल तरीके से करके देखिएगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट का, उसको आप 10 टाइम्स पढ़िए। 10 टाइम्स पढ़ने पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में डेवलप होके आएगी। नॉलेज तो वही रहेगा बट ऐसा डेवलप होगा, मतलब कहने का मतलब है कि उसके जो डायमेंशंस ऑफ डेवलपिंग हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपका एक डीप अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके डेवलप होती है। इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। और ये केवल स्टूडेंट पर एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है। ये टीचर्स पर भी एप्लीकेबल है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स पर भी एप्लीकेबल है, ये दूसरे किसी भी चीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो जो भी पर्सन लॉन्ग टाइम से उस वर्क को कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसकी ऑब्जर्वेशन पावर्स एक न्यू कमर्स की तुलना में ज़्यादा होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस की हमेशा वैल्यूएशन होती है। एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास किसी भी चीज़ का एक एडेड एडवांटेज हमेशा होता है। आज मान लीजिए मैं फैकल्टी हूँ, ठीक है, बीइंग फैकल्टी तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि ये टॉपिक छोड़ दीजिए या ये टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा बनाएगा। लेकिन बीइंग फैकल्टी मुझे ये पता है कि 10 साल के अंदर जो पेपर्स हुए हैं उसमें आरपीएससी ने किस किस तरीके से पेपर्स को बनाया है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये उसकी डीप एनालिसिस करने से आया है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने 10 साल की टीचिंग के अंदर फाइंड आउट किए हैं। इसी तरीके से जो टीचर्स 15 साल से, 12 साल से, 18 साल से इन चीज़ों को पढ़ा रहा होता है तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी ऑब्जर्वेशन एक न्यू कमर्स की तुलना में बेटर होती है। ठीक है, केवल टीचिंग नहीं है, हर जगह आप एप्लीकेबल कर सकते हो। आपने कभी देखा होगा कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के 1000 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में आपको हज़ारों टीचर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट्स पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपने फैकल्टीज़, आप जब कॉलेज में रहे होंगे तब भी आपने किया, यूनिवर्सिटी में रहे होंगे तब भी आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा। सब्जेक्ट तो एक ही है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग हो जाता है, वे ऑफ टीचिंग सबकी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यही एक ऑब्जर्वेशंस का तरीका है। ठीक है, तो टीचिंग में भी ऑब्जर्वेशन काम कर रहा है। आज 10 साल के बाद मुझे कुछ ऐसी फाइंडिंग हुई है कि हाँ, इस तरीके से पढ़ाने पर बच्चों को ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मेरा मतलब XYZ कोई भी हो सकता है कि जिसके पास भी एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है, ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वेशन रखता है एज़ कम्पेयर टू न्यू कमर्स। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस है। जब एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका ऑब्जर्वेशंस अलग होता है, उसका ऑब्जर्वेशन सेलेक्शंस के लिए होता है। ठीक है, अब मैं एज ए टीचर मैंने आपको कहा कि मैं तो नहीं कह सकता कि आपको ये छोड़ना है या करना है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये ऑब्जर्व हो जाता है कि ये पॉइंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, लेकिन हमारे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ये चीज़ की इंपॉर्टेंस कम है तो हम इसको छोड़ सकते हैं या इस चीज़ को कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस है। जब आप करते हैं, सब्जेक्ट को कवर करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं तो ये अंदर चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होकर आपके सामने आती हैं। ठीक है, अभी काम कैसे करती है, ऑब्जर्वेशन डेवलप कैसे होती है, ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चों, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पर बना है? वो कंप्यूटर सिस्टम जो बना है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन फंक्शनलिटी के बेस पर ही बनाया गया है। डिफरेंस तो बहुत है बट जो मेन फंक्शनलिटी है वो कहीं ना कहीं ड्राइव होकर आती है आपकी ब्रेन फंक्शनलिटी से। कंप्यूटर का मेन वर्क क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम और डेटा को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कौन करता है? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट करता है? आपका CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही होता है ना। तो CPU क्या काम करता है? आपकी प्रोग्राम और डेटा दोनों को एग्जीक्यूट करता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन होता कैसे है इस चीज़ को समझाने के लिए, आपकी ब्रेन की फंक्शनलिटीज़ क्या है इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर्स क्या कर रहा है? आपके प्रोग्राम और डेटा दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यही होते हैं ना। प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा आपका CPU, तो वो इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस करेगा। और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल्स होती हैं। आपने COA के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। चलो इसको और भी हम सिंपलेस करते हैं।
मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सअप, सबके होता है आजकल। आपने व्हाट्सअप पे क्लिक किया। व्हाट्सअप क्या है? एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर, और उसके मैसेजेस क्या हैं? आपके डेटा। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो डेटा पे ही ऑपरेशन करने के लिए बनाया जाता है। तो डेटा तो मैसेज तो आपके डेटा हो गए, और प्रोग्राम आपका क्या है? व्हाट्सअप। आप जैसे ही व्हाट्सअप पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे ही क्लिक किया तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ? सर, जो आपका मोबाइल में व्हाट्सअप होता है ये बेसिकली आइकॉन होता है। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं, आपने किए होंगे COA में। मैं जस्ट केवल इसको लिंक कर रहा हूँ ब्रेन की फंक्शनलिटी के साथ और ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए। ठीक है, तो आपने जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। अब हर प्रोसेसर में उसका नाम अलग अलग होता है ना। जब हम 8085 की बात करते हैं तो उसमें प्रोग्राम काउंटर करके एक रजिस्टर्स होता है। मान लीजिए यहाँ भी एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है। ठीक है, वो रजिस्टर होल्ड करता है इसके एड्रेस को कि ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर मेमोरी में कहाँ स्टोर है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम काउंटर के अंदर उसका एड्रेस होगा। तो CPU एड्रेस बस से मेमोरी की उस लोकेशन पर जाएगा, उस इंस्ट्रक्शंस को लेगा, पूरे प्रोग्राम को नहीं, इंस्ट्रक्शंस को, उस इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, डेटा बस से लेकर आएगा, फिर इसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट की है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल से एक इंस्ट्रक्शन को फिनिश कर लिया है। बट प्रोग्राम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बना हो सकता है। तो जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, साइड बाय साइड प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होकर PC+1 हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो PC+1 हो जाता है तो क्या होता है? वापस आपके एड्रेस बस, CPU एड्रेस बस से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता है, उसको फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। कब तक करता है? जितनी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में होती हैं तब तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और आपका प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब ये फेचिंग क्या होता है? फेचिंग का सिंपल सा मतलब है इंफॉर्मेशन को मेमोरी से लाना। डिकोडिंग है उसको समझना। समझने से क्या मतलब है? देखो, आप जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं या जो भी डेटा है आपके पास, पिक्चर है, फॉर्मेट है, XYZ मूवीज़ है, ये सब मेमोरी के अंदर 0-1 के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जो भी CPU लेकर आता है वो 0-1 के पैटर्न में लेकर आता है मेमोरी से। तो उसको समझना, बेसिकली उसका मतलब क्या है, वो एडिशन करना चाहता है कि सब्ट्रैक्शन करना चाहता है कि मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है कि डिवीज़न करना चाहता है, इसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। तो पहला स्टेप होता है फेचिंग, फिर होता है डिकोडिंग और फिर होता है एग्जीक्यूशन। पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट, देन गो टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट, देन गो टू द थर्ड इंस्ट्रक्शन। कितनी इंस्ट्रक्शन तक जाएगा? जितनी उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस हैं, और फाइनली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आता है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमने तो जैसे ही क्लिक किया वो व्हाट्सअप ओपन होकर जस्ट विदिन ए सेकेंड ओपन होकर सामने आ जाता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि CPU की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिलियंस ऑफ ऑपरेशन विदिन ए सेकेंड करने की होती है। इसलिए वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर विदिन ए सेकेंड आपके सामने आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस हो रहा है। अब इस चीज़ को बताने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है, मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई? इसलिए बताई कि सेम फंक्शनलिटी पर आपका ब्रेन काम करता है। इस ब्रेन की फंक्शनलिटी के बेसिस पर ही आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ड्राइव होकर आते हैं। आपका ब्रेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स आपके इस पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसको जो भी इनपुट मिलता है वो आपके स्किन से, आई से, है ना, आपकी हियरिंग स्किल्स वगैरह, इन सब से इसको इनपुट मिलते हैं। ठीक है, उस इनपुट को आपका ब्रेन डिकोड करता है और उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसका एक आउटपुट आपको देता है। उसके हिसाब से आपकी बॉडी फंक्शनली करती है। जो भी इनपुट आपके ब्रेन को मिलता है, मैंने कहा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर होते हैं, बिलियंस ऑफ, ठीक है, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। और वो जो उनका एक पर्टिकुलर हिस्सा है
पर्टिकुलर ऑफ न्यूरॉन्स वो हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसी ना किसी चीज़ के लिए। अगर मैं अपने लेफ़्ट हैंड को उठा रहा हूँ या लेफ़्ट हैंड पर कोई एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए एक अलग पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, राइट हैंड के लिए एक अलग पार्ट रेस्पॉन्सिबल है ना। पैर के लिए कुछ अलग पार्ट रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, किसी चीज़ के लिए कोई अलग पार्ट रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है आपके जो भी इनपुट सोर्सेज हैं वहाँ से, तो वो इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म्स में सभी न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं जनरल भाषा में, मैं आपको टेक्निकल चीज़ में लेके नहीं जाऊंगा ब्रेन की, लेकिन मैं केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है आपके सारे न्यूरॉन्स में, और साथ के साथ उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं। हर न्यूरॉन्स जब भी कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल रेस्पॉन्सिबल हैं आपके मूड को स्विंग करने के। आप खुश होते हो तो डिफरेंट टाइप का केमिकल्स रिलीज़ होगा, आप अगर डिप्रेस्ड हो तो डिफरेंट काइंड का सॉल्यूशन रिलीज़ होगा, केमिकल्स रिलीज़ होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर होती रहती हैं। ठीक है, जब आप फोकस बनाते हो, जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो ये माना जाता है कि आपका ब्रेन एट ए टाइम 128 बिट इंफॉर्मेशन पर सेकेंड प्रोसेस में ला सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। 128 बिट इंफॉर्मेशंस, राइट, जब आपका ब्रेन 100% फोकस्ड अवस्था में है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, कि बहुत सी बिट्स हैं वो अवेयरनेस में चली जाती हैं, इधर उधर की साउंड्स में चली जाती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप 120 बिट पर अपना फोकस कर सकें। बट जनरली ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि अगर 100 बिट इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन पर सेकेंड प्रोसेस में ला सकता है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब आप फुल कंसंट्रेशन की अवस्था में हैं। तो फोकस्ड फुल कंसंट्रेशन प्राइमरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो जब आप 100% या 70%, 80%, जहाँ तक भी है, मैं कोई कैलकुलेटिव वे में नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, मैक्सिमम अगर आप फोकस्ड वे में वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस वक्त आपको कोई नया टास्क मिलता है या कोई चैलेंजेस मिलता है उस वर्क में, मान लीजिए आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप कोई उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको कोई क्वेश्चन के फॉर्म में मिल रहा है, एक चैलेंजेस आपको मिल रहा है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उस कॉन्सेप्ट का चैलेंजेस मिल रहा है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट को लेकर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो फोकस पहली रिक्वायरमेंट है, फोकस के साथ आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। डीप अंडरस्टैंडिंग से आपके डिफरेंट रिजल्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आता है आपका एक्सपीरियंस के साथ, आपकी वर्किंग के साथ, आपके कंसंट्रेशन के साथ, आपके फोकस्ड एरिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि 500 स्टूडेंट्स अगर एफपीए को हम पढ़ा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर हम 5 लाख को भी पढ़ाएंगे तो रिजल्ट सबका अलग अलग ही आना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा पढ़ लोगे कम पढ़ लोगे, नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, लेकिन आप अगर एक टॉपिक को भी, मैं अगर 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि आप इसकी डीप स्टडी कीजिए, और उस पर अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं तो सबका रिजल्ट अलग अलग ही आना है। क्योंकि एप्लीकेटिव जब ब्रेन होगा तो उसमें ऑब्जर्वेशन काम करेगा। तो ऑब्जर्वेशन तभी काम करता है जब आप 100% फोकस्ड रहते हो। फोकस के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। ठीक है, अब 90% स्टूडेंट तो रेगुलर ही नहीं रह पाते हैं क्लासेस के अंदर। अब उनकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्डेड नहीं पढ़ते, हो सकता है पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलरिटी भी उतना ही मेंटेन करती है हर चीज़ को। जो रेगुलर अगर आप रहते हैं, चाहे रिकॉर्डेड में रेगुलर रहें चाहे लाइव में रेगुलर रहें, तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। डिसिप्लिन मेंटेन होने से आपका ब्रेन कंट्रोल में आता है। आप किसी चीज़ के लिए डिसिप्लिनरी वर्क कर पाते हो, वर्क कर पाते तो आप फोकस रहना सीखते हो, फोकस रहना सीखते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये ब्रेन की अपनी एक फंक्शनलिटी होती है।
ठीक है बच्चों, तो आप ये मत देखिए कि फैकल्टी वही है, कंटेंट वही है तो रिजल्ट्स सेम आएगा, नहीं आएगा सेम, है ना। रिजल्ट का आना आप पर भी डिपेंड करता है, केवल फैकल्टी पर डिपेंड नहीं करता है। फैकल्टी अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन आप अपना कितना इनपुट दे पाते हैं उस कंटेंट में, आप कितना उसको प्रोसेस में लेकर आ पाते हैं, आप कितना अपने ब्रेन को ऑब्जर्वेबल बना पाते हैं, आपका रिजल्ट इस चीज़ पर भी बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। 500 स्टूडेंट हैं, 5 लाख स्टूडेंट हैं, 10 लाख स्टूडेंट हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ, कितने एग्ज़ाम में फॉर्म भरे गए हैं, कितने क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने क्या नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। एक प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स की और देखी है कि कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर वो एक्स स्टूडेंट तो गेट क्वालिफाइड है, उसके 98 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, वो तो मुझसे बहुत आगे है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। मैंने ये चीज़ आपको इसीलिए बताई है ना, ये सब चीज़ मेंटल ब्लॉक का काम करती है। कोई क्या है इस पर हमें ध्यान क्यों देना है, आप क्या हो, क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्या आप अपने आप को सब्जेक्ट के हिसाब से फिट दिखा पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आपका ध्यान उस जगह ना होकर आप दूसरे से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एक मेंटल ब्लॉक के कारण होता है ना। कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में टॉप कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे एग्ज़ाम में भी टॉप कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो किसी एग्ज़ाम में टॉप कर रहा है, हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। मैंने अभी आपको यही बताया है कि एक सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से पढ़ा जा सकता है, उसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। एक नेटवर्किंग सब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल नेटवर्किंग इसलिए ले रहा हूं, मैं नेटवर्किंग पढ़ाता हूँ, है ना। इस सब्जेक्ट को आप 1000 ऑफ तरीके से पढ़ सकते हैं, नॉलेज वही रहेगा लेकिन पढ़ने के तरीके बदल जाएंगे। आप न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ पर फोकस करते हुए आप उसको स्टडी करवा रहे हैं स्टूडेंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग है, गेट का पैटर्न अलग है, ठीक है। गेट हाईली कैलकुलेटिव होता है, न्यूमेरिकल डीप को ज़्यादा जाता है, बट वो कॉन्सेप्चुअल डीप पे नहीं जा पा रहा है ना, उसका गेम अलग है। तो ऐसा नहीं है कि गेट का जो टॉपर है वो हर एग्ज़ाम निकाल देगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप किया है तो उसमें उसके जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट नेटवर्किंग एक है, हो सकता है उसने दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड कर रखा हो, किसी और सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड हो, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि आपका इसी सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड हो। कहने का मतलब इन शॉर्ट केवल इतना सा है कि किसी को देखकर, किसी को करके आप अपना कंपैरिजन मत कीजिए, आप अपना जो मॉरल है उसको डाउन करने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास इतना इनफ टाइम होना चाहिए जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, प्रॉपर रिवीजन हो सके और प्रॉपर आप स्टडी कर सकें और आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके। कोई क्या है, किसने क्या निकाला है, किसने क्या नहीं निकाला है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप प्रोसेस में आ जाते हैं तो फिर आपको तो बिड़ना ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये जनरली मैंने देखा है कि सर वो तो प्राइवेट सेक्टर में है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको 40 लाख का पैकेज मिल रहा है। अरे भैया 40 का मिले 50 का मिले उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और एक अजीब सी समस्या है, एक साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग ब्लॉक्स हैं, है ना। तो ये ब्लॉक्स हमारे बनते हैं अपने इस थॉट प्रोसेस से। हम जो सोचना चाहते हैं वही मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थॉट है जो आपके ब्रेन को भी मैनेज करता है। हालांकि अभी मेरा टॉपिक वो नहीं है, ठीक है, कि ब्रेन और माइंड मिस्ट्री क्या है ना। थॉट अपने ब्रेन को किस तरह से मैनेज करता है वो एक अलग कभी टाइम मिला तो उसको ही बताएंगे, है ना। अभी मेरा केवल इतना सा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है वो आपके कंसंट्रेशन से आती है, और ऑब्जर्वेशन पावर अलग अलग होने के कारण आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। एक सब्जेक्ट को 1000 ऑफ तरीके से पढ़ा जा सकता है, उसकी स्टडी की जा सकती है। सेम टीचर्स के लिए उसको 1000 तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के हज़ारों टीचर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई टीचर पसंद आ जाए, आपकी फ्रिक्वेंसी उस टीचर की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, ठीक है, और हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को वो टीचर पसंद ना आए। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। उसके पढ़ाने का सब्जेक्ट तो वही रहेगा, तरीका जो है एक वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, स्टूडेंट को सबको कैसे साथ ले जाना है वो सबका अलग अलग होता है। तो टीचिंग में भी एक ऑब्जर्वेशन होती है टीचर्स के लिए कि वो अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा सकता है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हर जगह काम कर रहा है, केवल रिसर्च फील्ड में नहीं, केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, केवल फैकल्टी के लिए, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ ऑब्जर्वेशन काम करता है। और ऑब्जर्वेशन कैसे आता है? विथ फोकस्ड माइंड और एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो जितना आपका माइंड फोकस होगा, जितना आप उस पर इनपुट देंगे, जितना टाइम आप उस पर लगाएंगे, तो विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उस सब्जेक्ट को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह के जो मेंटल ब्लॉक्स हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, क्या है, 500 स्टूडेंट्स हैं, 10 लाख है, इन चीज़ों में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको केवल अपना देखना है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप किस लेवल पर अपने आप को जज कर रहे हैं। आप केवल इंडिविजुअल एंटिटी हैं, तो उसी हिसाब से अपनी आप प्रिपरेशन करते रहिए। पॉजिटिव वे में अगर आप कंपैरिजन करते हैं आगे बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको आप एक नेगेटिव ब्लॉक बना दोगे, अपने ब्रेन का एक ब्लॉक बना दोगे, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैंने आपको डे 1 से कह रहा हूँ, सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो एसेंशियल पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ इस ब्रेन को तरीके से मैनेज करना, अपने थॉट प्रोसेस को तरीके से मैनेज करना, अपने फोकस अपनी स्टडी पे लगाते हुए, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाते हुए सक्सेस हासिल करना, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो 90% स्टूडेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं वीक होते हैं या फिर कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपके सामने आया था, हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मुझे ये लगा कि ये मौका भी है आपसे एक बार इंटरेक्शन करने का, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, फिर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। थैंक्स आज के लिए।